2013 में राघव मिश्रा नाम का एक आदमी जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था, एक एनजीओ के काम के सिलसिले में मिजोरम जाता है। राघव का काम फील्ड बेस्ड था, डॉक्यूमेंटेशन, सर्वेज और लोकल कम्युनिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन। इस ट्रिप के लिए उसके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनर लाइन परमिट, एनजीओ का ऑथराइजेशन लेटर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अप्रूवल्स। और अब राघव मिजोरम पहुंचता है। मिजोरम राघव के लिए नया था लेकिन अनजान नहीं। एनजीओ के काम के दौरान उसकी पहचान वहां रहने वाले चकमा कम्युनिटी के एक आदमी से हो चुकी थी और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच काम से जुड़ी एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई थी, जिस वजह से राघव को वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा फेमिलियर सा लगने लगा था। चकमा कम्युनिटी अपनी सिंपल लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन रूटीन के लिए जानी जाती हैं। ज़्यादातर लोग खेती, फॉरेस्ट बेस्ड काम और कम्युनिटी एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं। उनका जीवन ज़्यादा शोर शराबे से दूर और नेचर के साथ बैलेंस्ड रहता है। बाहर के लोगों के लिए वो रिजर्व लग सकते हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीत जाते हैं। अब राघव का वहाँ पर रहना किसी तरीके का एडवेंचर या एक्सप्लोरेशन नहीं था। वो तो वहाँ अपना काम करता था, दिन के वक्त लोकल लोगों से मिलता था, उनसे बातचीत करता था, नोट्स बनाता था और शाम को रूटीन के हिसाब से अपना सारा काम करता था। उसके लिए ये एक नॉर्मल असाइनमेंट जैसा था, बस यहाँ के लोग नए थे, जगह नहीं थी और शायद काम करने का तरीका भी नया था। उस वक्त तक इस जगह को लेकर राघव के मन में कोई डर नहीं था, कोई शंका नहीं थी और ये कहानी वहीं से शुरू होती है जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। राघव मिश्रा का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। पहाड़ी इलाके की सुबह अलग होती है, हवा ठंडी होती है, आसपास ज्यादा आवाज नहीं होती, सिर्फ दूर कहीं लोगों से उठने, लकड़ी जलने और कभी कभी किसी बच्चे के बोलने की हल्की सी आवाज आ जाती थी। राघव रोज लगभग एक ही टाइम पर उठता, अपना बैग चेक करता, डायरी और डॉक्यूमेंट संभालता और फिर काम के लिए निकल जाता। वो अक्सर चकमा कम्युनिटी का वो जो आदमी था जिसका नाम सुमन था, उसी के साथ रहता, उसी के साथ घूमता और शायद सारा काम भी उसी के साथ करता था। सुमन भी ज्यादा बोलता नहीं था लेकिन अपने काम को लेकर काफी क्लियर था। दोनों मिलकर दिन भर विलेजेस के चक्कर लगाते, लोगों से बात करते, उनकी बेसिक्स नीड्स और रिकॉर्ड्स नोट करते। सब कुछ काफी नॉर्मल चल रहा था। दोपहर के वक्त जब काम थोड़ा हल्का होता, राघव अक्सर नोटिस करता कि लोग एक फिक्स टाइम के बाद अपने काम समेटना शुरू कर देते थे। जैसे ही सूरज थोड़ा नीचे जाता, लोग बिना किसी अनाउंसमेंट के अपने घर की तरफ जाने लग जाते। राघव को भी लगता कि ठीक है, यहाँ काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे सूरज ढल जाता है या एक टाइम हो जाता है, उसके बाद सब अपना काम वाम छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, जिसे देखकर राघव को बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि एक इंसान की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। राघव भी अक्सर सुमन के घर चला जाता या फिर उसके आसपास के किसी घर में बैठता और वहीं पे डिनर करता। खाना भी काफी सिंपल होता था, चावल, सब्जी, कभी कभी मछली। बातचीत का टॉपिक ज्यादातर काम या वेदर तक ही सीमित रहता। इनके बीच पर्सनल बातें कम होती थी। ऑल्दो ये थोड़े दोस्त थे, लेकिन सुमन भी जैसा मैंने बताया ज़्यादा बात नहीं करता था और राघव भी अपने काम से काम रखता था। ज़्यादा दूसरों की लाइफ में दखलंदाजी वो नहीं करता था और शायद इसी वजह से ये दोनों दोस्त होने के बावजूद भी काम वाली ही बातें करते थे। अब राघव को यहाँ रहते रहते समय तो हो चुका था, काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करी थी और एक चीज़ थी जो उसको थोड़ी सी अजीब लगने लगी थी। कभी कभी बात करते वक्त अगर वो किसी पास के पहाड़ी रास्ते या जंगल के बारे में ऐसे ही कैजुअली पूछ लेता, तो सुमन या कोई और आदमी बिना कुछ कहे टॉपिक को बदल देता, जैसे कि मानो राघव का सवाल सुना ही ना हो। अगर दोबारा पूछा जाता तो सिर्फ इतना बोला जाता कि उस साइड काम नहीं होता और बस, इससे ज्यादा कोई कुछ बोलता ही नहीं था। और फिर जब रात होती थी तो राघव अपने कमरे में वापस आ जाता था। राघव का कमरा भी काफी सिंपल सा था, एक बिस्तर, एक टेबल और खिड़की के बाहर पहाड़ का अंधेरा। अंधेरा पूरी तरीके से शांत तो होता था लेकिन पूरी तरीके से खामोश नहीं होता था। कभी कभी हवा के चलने की आवाज़ आती थी, जो पत्तों की मूवमेंट होती थी उनकी आवाज़ आती थी और कभी कभी जंगल में से किन्हीं किन्हीं जानवरों की आवाज़ आती थी। और एक दो रात तो ऐसी भी आई थी जब राघव को बाहर किसी के चलने की आवाज़ें भी आई थी। उसको लगा कि शायद जानवर होंगे और ऐसा होता भी था। कभी कभी आसपास जानवर आ जाते थे, लेकिन जब राघव देखने के लिए खिड़की के पास जाता तो आसपास कुछ भी नहीं होता था। राघव ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहाड़ी इलाका था, ऐसा होना नॉर्मल लगता था। एक और बात थी जो उसने नोटिस करी, सुमन कभी रात को बाहर नहीं जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो शाम के बाद घर से नहीं निकलता था। अगर राघव ने कभी कैजुअली बोला भी हो कि चल यार थोड़ा सा आगे पीछे चल के आते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, वॉक करके आते हैं, तो सुमन बस इतना कहता था कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। एक दो बार तो राघव को लगा चल ठीक है थक गया होगा, लेकिन हर बार यही चीज़ बोलना राघव को भी थोड़ा अजीब लगता था। अब दिन बीत रहे थे, राघव का भी रूटीन सेट हो चुका था।
हर जगह थोड़ी फेमिलियर सी लगने लगी थी। हर लोग, हर इंसान अपने से लगने लगे थे। और राघव के लिए ये जो असाइनमेंट था ये थोड़ा नॉर्मल लगने लगा था। होता है शुरू शुरू में, आप पहले नई जगह आते हो, नए लोगों के साथ मिलते हो तो असाइनमेंट्स थोड़े से मुश्किल लगते हैं, राइट। आपको पूरा रूटीन चेंज करना पड़ता है, जगह चेंज करनी पड़ती है, अलग अलग लोगों के साथ काम करने का तौर तरीका चेंज करना पड़ता है। बट एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप इन लोगों के साथ ढल जाते हो तो फिर आपको काम करने में मज़ा आने लगता है। और यही चीज़ राघव के साथ हो रही थी। बस बाकी जगहों से इस जगह में एक चीज़ का अंतर था। राघव ने और भी अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के साथ काम करा है। तो राघव ना जब बाकी जगहों पे काम करता था और किसी जगह के बारे में पूछता था तो लोग उसे लेकर जाते थे, हाथ पकड़ के लेके जाते थे कि आओ हम आपको ये दिखाते हैं, आपको आपने ये सुना था ना, मतलब एक्सप्लोर करवाते थे अच्छे से। यहाँ पे भी यहाँ के लोग बहुत स्वीट, बहुत अच्छे, हर जगह इन्होंने दिखाई थी, लेकिन सिर्फ उस एक जंगल के पार्ट को छोड़कर, जिसके बारे में राघव ने एक बार सुमन से पूछा था। राघव ने 2-3 बार अलग अलग लोगों से उसके बारे में पूछना चाहा, उसके बारे में जानना चाहा, लेकिन वहाँ के लोग ना उस जगह को अवॉइड कर देते थे। लाइक ऐसा वो अचानक से क्वेश्चन ही बदल देते थे। और ये चीज़ राघव को अजीब लगती थी, लेकिन वो कभी इंसिस्ट नहीं करता था, प्रेशर नहीं डालता था, क्योंकि उसे बताया गया था लोकल लोग अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाएं या फिर किसी भी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें, उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है। अगर वो किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड दैट, तो उनको मत बोलो फालतू में ज़्यादा। राघव भी ये अच्छे से जानता था। लेकिन धीरे धीरे जब राघव ने और ज़्यादा नोटिस करना शुरू किया तो उसे समझ आया कि यहाँ कुछ तो दिक्कत है, पर परमिशन ना होने की वजह से वो भी बंधा हुआ था। अगर राघव को जरा से भी परमिशन मिल जाती कि उस साइड जाके थोड़ा सा आपको काम करना है या कुछ चेक करना है या फिर कुछ भी, तो राघव तो भाई मतलब निकल जाता। बट अब उस जगह की उसे परमिशन ही नहीं थी तो उसके पास रीज़न नहीं था वहाँ जाने का। अब राघव को रहते रहते 1 महीना बीत चुका था। एक दिन वो शाम के टाइम कुछ डेटा लिख रहा था, तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पे जाती है। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर जहाँ पर राघव रह रहा था वहाँ पे ज़्यादातर जो घर थे वो बैम्बू की जो लकड़ी होती है उससे बने होते थे। तो अभी जिस झोपड़ी की मैं बात कर रहा हूँ ये भी एक बैम्बू की लकड़ी से ही बना हुआ था। अब ये जो घर था इसमें 2 बैम्बू के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस था, इतना स्पेस कि कोई भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर देख ले। और ऐसे काम करते करते राघव की नज़र उस घर पे पड़ती है। उस घर के अंदर एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। उस बच्चे ने धोती पहनी हुई थी। धोती ऐसा समझ लो कि उन कम्युनिटी का एक काइंड ऑफ अटायर है और वो ना धोती की तरह ही होता है। उस बच्चे की जो धोती थी वो घुटने तक आ रही थी और वहाँ पे जो अक्सर बच्चे होते हैं वो धोती ही पहनते हैं। तो राघव को पहले नॉर्मल लगा। अब दूसरी बार राघव अपना काम करने लग जाता है और फिर एकदम वापस से उसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ती है और वो बच्चा अभी भी वहीं खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा भी सीधा राघव को देख रहा है। अब बाम्बू बीच में ये सब था, पूरा घर था, तो ढंग से घर के अंदर जो बच्चा खड़ा था उसका फेस ढंग से दिख नहीं दे रहा था। तो राघव भी वहाँ देखने के बाद वापस से अपने काम में लग जाता है। तभी उसके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करती है। दरअसल वो घर हमेशा से खाली था, वहाँ कोई रहता नहीं था। राघव को भी इस जगह में रहते रहते 1 महीना हो चुका था, तो वहाँ के लोग, वहाँ की जगह, वहाँ के घरों से फेमिलियर हो चुका था। अब राघव को जैसे ये चीज़ स्ट्राइक करते हो वापस से उस घर की तरफ देखता है और अब देखता है कि वहाँ पे अंदर कोई नहीं था, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं। अब राघव को बड़ा अजीब सा लगता है तो वो अपनी फाइल को रख देता है और धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे राघव उस घर के पास जा रहा है और फिर उस घर का गेट खोलकर वहाँ एंटर कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से सुमन राघव को पकड़ के ऐसे पीछे खींच देता है। जब राघव ऐसे पीछे मुड़कर देखता है तो सुमन काफ़ी डरा हुआ और काफ़ी गुस्से में होता है। इससे पहले राघव कुछ बोल पाता, सुमन बोल देता है कि आजू बुला रही है। आजू एक्चुअली में वो लोग अपने ग्रैंडफादर को बुलाते हैं। अब सुमन राघव का हाथ पकड़ता है और बिना उसकी बात सुने सीधा उसको ले जाने लग जाता है और सुमन राघव को आजू के घर तक छोड़कर वापस चला जाता है। उसके बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राघव ने भी कुछ पूछा नहीं। उसने खुद को समझाया कि शायद वो ज़्यादा सोच रहा है। परमिशन के रूल्स, जगह का अनफेमिलियर होना सब दिमाग पर असर डाल रहे होंगे। ये सारी चीज़ें राघव के दिमाग पर असर डाल रहे हैं और उसके दिमाग में वो जो जंगल को लेकर अजीब सी बातें चल रही है वो कहीं ना कहीं राघव को इतना क्यूरियस कर रही है कि वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ सोचे ही जा रहा है। और यही सोचकर राघव सारी चीज़ें इग्नोर कर देता है और अब अपने काम में वापस से लग जाता है। अब अगले दिन राघव को ऑफिस जाना था जो कि सिटी में था। वहाँ पे उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उनको सबमिट करना था और कुछ साइंस भी करने थे। तो राघव सुबह तो निकल जाता है, लेकिन कब वहाँ पहुँचते पहुँचते उसे टाइम लग जाता है और वहाँ पे फिर फाइल्स करना, लोग आए हैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी, फिर फाइल्स पूरी पढ़नी थी, उन पे साइन करने थे और भी कुछ चीज़ें थी। और ये सारी चीज़ें करते करते कब टाइम बीत गया राघव को पता ही नहीं चला और देखते देखते शाम हो जाती है। और जब राघव वापस निकला तब तो अंधेरा ही हो चुका था। अब सिटी से वापस आने का जो रास्ता था वो कुछ इस तरीके का था।
कि बीच में एक रास्ता पड़ता है, उसके दोनों साइड बहुत घना जंगल पड़ता है। उसके लिए ये सब डरावना नहीं था, बिकॉज उसकी लाइफ ही यही थी। ऐसी जगह को वो अक्सर एक्सप्लोर करता था और काम की वजह से वो कई बार इस रास्ते से ट्रैवल कर चुका था। राघव के पास मारुति 800 थी, जो कि उसने ऑफिस से ली थी। अब राघव रास्ते में जा रहा था। जैसे मैंने बताया कि उसके लिए चीज़ इतनी डरावनी नहीं थी। इस बार राघव को एक अजीब सा डर लग रहा था। उसका मन काफ़ी अशांत सा था। गर्मी का टाइम था, बट उसे ठंडी लग रही थी। ना चाहते हुए भी उसका दिमाग जैसे अलर्ट मोड में था। और ये सब क्यों हो रहा था, राघव को नहीं पता। अब राघव अपनी गाड़ी चला रहा है और तभी उसे जंगल से एक अजीब से बर्ड की आवाज़ आती है। वो आवाज़ ब्राउन फिश आउल की थी। अब इसकी अगर आप आवाज़ सुनोगे ना तो दिन में बड़ी नॉर्मल सी लगेगी, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है तब अगर आप इसकी आवाज़ सुनोगे तो ये बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। राघव ने ये आवाज़ सुनी हुई थी, लेकिन रात में अकेले समय पे जंगल के बीच जब उसे ये आवाज़ सुनाई देती है तो तुरंत गाड़ी की ब्रेक लगा देता है। पता नहीं क्यों, बट राघव का दिल दिमाग सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज सा हो रहा था। राघव को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। क्यों हो रही थी उसे नहीं पता। अब राघव एक गहरी सी लंबी सी सांस लेता है और उसके बाद गाड़ी को वापस से स्टार्ट करता है। गाड़ी एक बार ऑन होती है, ऑफ हो जाती है। दूसरी बार फिर से चाबी घुमाता है, थोड़ी सी ऑन होती है, ऑफ हो जाती है, और तीसरी बार गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। राघव गाड़ी से उतरता है और इंजन चेक करने लगता है। वो इंजन चेक कर ही रहा था तभी उसे कहीं से किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब पहली बार उसे आवाज़ आई थी तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद किसी जानवर, किसी पक्षी की आवाज़ होगी। लेकिन जब दूसरी बार वापस से उसे रोने की आवाज़ आती है तो राघव ध्यान देता है। ये किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। राघव वहाँ से आसपास टॉर्च मारता है, पर अंधेरा काफ़ी था और जंगल घना था, तो कुछ भी दिखा ही नहीं। अब अचानक से आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। राघव ने सोचा ट्राइबल एरिया है, शायद कोई होगा। वो वापस अपने कार का गेट खोलता है और उसकी तरफ जाता है। तो जब वो गाड़ी के दरवाजे की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पे किसी के हाथ के निशान है, जैसे कि मानो किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हो और उसने गाड़ी के दरवाजे पे ऐसे हाथ मार दिए हो। तो कैसे हाथ के निशान आ जाते हैं, सेम ऐसे हाथ के निशान राघव की गाड़ी के दरवाजे पर थे। अब राघव सोचता है कि शायद उसने जहाँ ऑफिस से गाड़ी ली थी पहले से ही वहाँ पर निशान थे। अब उसकी खुद की गाड़ी नहीं थी तो इतना श्योर नहीं था कि यहाँ पर पहले निशान थे या नहीं थे, उसे नहीं पता। उसे ये भी लगता है कि बीच बीच में जहाँ वो गाँव में रुका था, शायद कभी चाय पीने के लिए, कभी कुछ खाने पीने के लिए, तो हो सकता है कि शायद वहाँ पर कोई बच्चा आके निशान दे गया हो। तो राघव इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। अभी राघव गाड़ी के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। और जैसे ही आवाज़ आती है राघव मुड़कर पीछे देखता है। पीछे कोई नहीं होता, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर राघव जब वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ता है वो नोटिस करता है कि वो जो हाथ के निशान उसकी गाड़ी के दरवाजे पर बने हुए थे वो गायब हो चुके थे। अब राघव पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या देख रहा है। अभी उसके सामने जो निशान थे वो गायब हो गए हैं। वो पूरे घने जंगल के बीच में आधी रात में अपने गाड़ी के साथ अकेला फंसा हुआ है। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और अब उसके साथ ये सब हो रहा है। पहले किसी के रोने की आवाज़ आती है, फिर कोई हाथ के निशान, किसी के पीछे चलने की आवाज़, और अब वो हाथ के निशान गायब। राघव को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे रिस्पॉन्स करे, वो क्या करे। राघव जल्दी से अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, बट फिर से वही प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब राघव बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन गाड़ी ऑन नहीं हो रही। बट फाइनली वो हार तो मानता नहीं है। वो अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो करे जा रहा है एंड देन फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है राघव को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो सीधा गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है। फुल स्पीड में, जितनी उस गाड़ी की स्पीड हो सकती थी वो उस स्पीड में जा रहा था। तभी राघव को एक हल्की सी चीज़ दिखाई देती है। जो सामने रियर व्यू मिरर होता है, राघव उसमें देखता है तो पीछे बैक सीट में एक बच्चा बैठा हुआ होता है। ये वही बच्चा था जो उस दिन राघव को उस झोपड़ी के अंदर दिखाई दिया था। और इसे देखते ही राघव को मानो क्या हो जाता है, वो स्टीयरिंग को एकदम ऐसे बहुत ज़ोर से घुमाता है, इतनी ज़ोर से कि गाड़ी थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल सी हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है राघव बहुत ज़ोर से ब्रेक में दबाता है। अब राघव की गाड़ी बहुत स्पीड जा रही थी, इसके ऊपर जब वो ब्रेक मारता है तो टायर के जो घिसने की आवाज़ थी वो इतनी लाउड आई थी कि राघव को लगता है कि भाई गए, खेल ख़त्म हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। और अब बीच जंगल में गाड़ी फिर से खड़ी हो चुकी है और फिर राघव को आवाज़ आती है कुछ ठक करती हुई। राघव बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसका बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते करते कैसे तो धीरे धीरे से पीछे की तरफ देखता है और अब पीछे कोई नहीं होता। जो पीछे का साइड डोर होता है वो हल्का सा खुला होता है। राघव फिर आसपास देखता है लेकिन आसपास कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता।
अभी राघव सिचुएशन को रीड कर ही रहा था, थोड़ा समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे सामने से एक भीड़ सी आती दिखती है। और ये भीड़, इस भीड़ में सुमन था, सुमन की मम्मी थी, उसके ग्रैंडफादर और बाकी सारे गांव के लोग थे। इन सबको देखकर राघव को पहली बार इतना रिलीफ फील होता है कि वो बता ही नहीं सकता। जैसे कि मानो अभी तक उसे लग रहा था कि वो आज मर ही जाएगा, लेकिन जब इन सबको सामने देखता है तो उसे लगता है कि बच गए, जैसे कि मानो उसे उसकी दूसरी लाइफ लाइन मिल गई हो। अब गाड़ी वहीं खड़ी थी। सुमन दौड़ कर आता है और राघव से पूछता है कि क्या वो ठीक है। राघव कुछ नहीं बोल पाता, वो कुछ समझा नहीं पाता, बोल नहीं पाता, रिएक्ट नहीं कर पाता। उसके दिमाग में वही जो पहले उसके साथ हुआ, जो भी अभी तक हुआ, वो सब चल रहा होता है। अब गाड़ी को वहीं पर छोड़कर सारे लोग राघव को बाहर निकालते हैं और फिर उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं। गांव उस जगह से 2 किलोमीटर की दूरी में था। अब राघव जा ही रहा था कि वापिस से उससे सामने एक पेड़ होता है, उसके पीछे वो बच्चा छुपा हुआ दिखाई देता है। लाइक छुपा हुआ एक पेड़ है और वैसे बाहर निकल के राघव को देख रहा है। राघव वापस से एकदम खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें एकदम बड़ी सी हो जाती है। इससे पहले राघव कुछ बोल पाता, जो सुमन के ग्रैंडफादर थे, जो आजू थे, वो कुछ तो अपनी भाषा में ऐसे चिल्लाते हुए बोलते हैं। और जैसे वो ये चीज़ बोलते हैं, वो जो बच्चा होता है चुपचाप पेड़ के पीछे से छुप जाता है। आजू अब राघव का हाथ पकड़ते और उसके हाथ में कुछ तो थमा देते हैं और फिर कसकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। राघव देख भी नहीं पाया कि आजू ने उसके हाथ में क्या दिया था और सीधा उसको गाँव ले जाते हैं। गाँव में एंटर करते ही गाँव की सारी लेडीज बाहर आ जाती है। कोई शोर नहीं मचाता, कोई कुछ पूछता भी नहीं है। राघव एक चीज नोटिस करता है कि अब जितनी भी औरतें उसके सामने खड़ी थी, किसी के भी हाथ खाली नहीं थे। किसी के हाथ में दिए थे, किसी के हाथ में पानी के बर्तन थे, तो किसी के हाथ में कोई कपड़ा था। और सब चुपचाप अब राघव के पीछे चलने लग जाते हैं। राघव को एक घर के अंदर ले जाया जाता है। रात भर कोई ज्यादा बात नहीं हुई, सब लोग जमीन पर बैठे रहे। बीच में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जो कभी तेज कभी हल्की रोशनी दे रहा था। राघव को बोला गया कि जो भी चीज उसके हाथ में है उसको छोड़ना मत। उस रात जंगल से आवाजें आती रही, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी बच्चे के बुलाने की। ये सारी आवाजें जो वहां लोग बैठे थे ना उसके आसपास, उनको भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो सब लोग उस आवाजों को इग्नोर कर रहे थे। ऐसा क्लियरली दिख रहा था कि फर्स्ट टाइम नहीं है जब ये लोग ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर ऐसी आवाजें सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद तो राघव को आवाज ऐसी भी आती है कि उसके घर के आर पार कोई तो ऐसे चक्कर लगाए जा रहा है, कोई बहुत तेजी से दौड़ते जा रहा है और चिल्लाते जा रहा है। लेकिन फिर भी गांव के सारे लोग उस आवाज़ों को इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई और सब सोने लग गए। अब जब सुबह होती है तो सबसे पहले जो आजू होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं सुमन के, वो उठते हैं। अब उठने के बाद वो राघव का हाथ खोलते हैं। अभी भी राघव ने उस चीज़ को पकड़ा हुआ था जो रात को आजू ने उसके हाथ में थमाई थी। जब हाथ खोलते हैं तो उसके हाथ में एक पुराना सा धागा होता है जिसमें कुछ तो चीज़ होती है, वो लपेटी होती है। अब आजू उस चीज़ को लेते हैं और दिया के पास रख देते हैं और फिर धीरे धीरे करके सब लोग बाहर आने लगते हैं और फिर सब लोग जंगल की तरफ मुंह करके कुछ देर तक चुप रहते हैं। एक्चुअली वो लोग चुप नहीं थे, बल्कि जंगल की तरफ देखकर उनके होंठ तो चल रहे थे, जैसे कि मानो मन ही मन में कुछ बोल रहे हों। थोड़ी देर तक ये सब चलता है और फिर जब इन लोगों का इनके होंठ चलने बंद हो जाते हैं, ये जो भी चीज़ बोल रहे थे, जो भी प्रार्थना कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और पता नहीं क्यों बट राघव के दिल में भी एक हल्की सी राहत सी फील होती है, जैसे कि मानो उसके ऊपर से बहुत हैवी वेट्स हो जो कि अब हटा दिए गए हों। इसके बाद राघव अपना सामान पैक करने लग जाता है, क्योंकि अब वो वहाँ नहीं रुकना चाहता था। इवन किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं करी। जो उस गांव के लोग थे वो खुद उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओगे तो ही तुम शांत हो पाओगे। आजू भी यही बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओगे तभी तुम्हारे दिल में शांति मिलेगी। राघव अपना सामान पैक कर रहा था तो सुमन उसके पास आता है। राघव ने एक बार भी सुमन से उस बच्चे के बारे में नहीं पूछा। राघव ने एक आखिरी बार सुमन से उस बच्चे के बारे में पूछा। पहले तो सुमन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बाद में सुमन कहता है गांव के बाहर चलो, फिर मैं तुमको बताता हूँ। अब सामान सब कुछ पैक करने के बाद राघव और सुमन गांव के बाहर आ जाते हैं और फिर सुमन राघव को बताता है। वो बताता है कि वो बच्चा इसी गांव का था और फिर एक घर के बारे में बताता है। ये वही घर था जो राघव ने उस दिन देखा था, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता। सुमन बताता है कि वो बच्चा और उसकी माँ उस घर में रहते थे और फिर एक ऐसा समय आता है जब उसकी माँ की मौत हो जाती है और अब वो बच्चा अकेला रह जाता है। लेकिन कोई भी उस बच्चे को अकेला महसूस ही नहीं होने देता। सब गाँव वाले मिलकर उस बच्चे की देखभाल करते थे। अब बच्चा तो छोटा था तो उसको ये बताया ही नहीं जाता कि उसकी माँ मर गई है। उसको बस ये बोला जाता है कि वो बाहर गई है, ऐसे टाल दिया जाता है ताकि किसी को सीधा बता नहीं पाते। जब कोई ऐसे डेस्परेटली पूछता है मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, तो आपसे बोला ही नहीं जाता कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आप बस उसे झूठ बोल देते हो कि कुछ नहीं, वो आ जाएगी। ऐसे ही गाँव वालों ने उसके साथ करा था और फिर वो बच्चा अपनी माँ को बहुत डेस्परेटली ढूंढने लगा था, क्योंकि अब वो 1 दिन वेट कर सकता है, 2 दिन, बट जैसे जैसे समय बीतता गया वो
डेस्परेट होने लगा। वो अपनी माँ को पुकारता रहता, वो गांव वालों को बोलता रहता कि मेरी माँ को बुलाओ, मेरी माँ को बुलाओ। अब ऐसी एक बार की बात है कि वो बच्चा ना एक पेड़ था, उसके ऊपर बैठा हुआ था। पेड़ काफ़ी हाइट में था, तो वहाँ से ऐसे हर जगह अपनी माँ को पुकार रहा था कि माँ कहाँ है, माँ माँ दिखाई क्यों नहीं दे रही, ऐसे करके, क्योंकि उधर से पूरा गांव शायद दिखाई देता था। वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे था और ऐसे अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उसका पैर फिसल जाता है और अगले ही पल वो बच्चा नीचे गिर जाता है। वो बच्चा अब नहीं रहा था। इसके बाद गाँव वालों ने सारे रिचुअल्स पूरे करे, सब कुछ अच्छे से किया, बट वो सब करने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा उस गांव में ट्रैप हो गई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, लोगों को उस लड़के की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो अपनी माँ को खोजता रहता, बार बार कई अलग अलग जगहों से अपनी माँ का नाम चिल्लाता, माँ कहाँ हो, माँ कहाँ हो, ऐसा करता। गांव वाले धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। उसके बाद कई बार तांत्रिक को बुलाया गया, बहुत सारे रिचुअल्स कराए गए, लेकिन उसकी आत्मा वहाँ से जाती ही नहीं थी। धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ने लगी। वो जो बच्चा था वो रात को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक चाचा थे जो मुंशी चाचा बोला करते थे उनको, उनके घर के बाहर ऐसे खटखटाएगा और बोलेगा, मुंशी चाचा मुझे भूख लगी है, मुंशी चाचा मुझे खाना दो ना। और फिर ऑब्वियसली सबको पता है कि वो आत्मा है, तो कोई बाहर ही नहीं जाता था। तो कुछ देर बाद वो बच्चा किसी और के पास चला जाएगा। कोई वहाँ पर ताऊ जी होंगे तो उसे बोलेगा, ताऊ जी मुंशी चाचा मुझे खाना नहीं दे रहे, ताऊ जी आप तो दो, ताऊ जी मुझे भूख लगी है ताऊ जी, ऐसे करता था। जिसकी वजह से गांव वालों के अंदर एक अजीब सा डर भी था और उन्हें बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा। सोचो एक बच्चा है जिसे आप पाल रहे हो, जिसकी आप देखभाल कर रहे हो, अचानक से वो मर जाए और फिर उसकी आत्मा आके आपको ये सब बोले कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है, लेकिन आप देना चाहते हो, आप शायद 2 मिनट आपको लगे कि मैं बस जाके दे आता हूँ, बस ऐसे रख आता हूँ और भाग के वापस अंदर आ जाता हूँ, लेकिन तब आपको रियलाइज़ होता है कि सामने वाला तो जिंदा ही नहीं है, वो एक आत्मा है। एक आत्मा जो कि आपको इतना इमोशनल कर दे रही है कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। आपको रियलिटी और आपको इंसान और आत्मा के बीच का फ़र्क ही समझ नहीं आ रहा। सुमन ने आगे बताया कि ये चीज़ तब से शुरू हुई थी और अभी तक होती है। अभी तक लोगों को रात को उसके आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो घर में नॉकिंग करता है, वो बुहार लगाता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कोई मदद मांगता है, कभी कुछ और। लेकिन गांव वाले इसको इग्नोर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे तांत्रिक को बुलाया गया था पुराने टाइम में, तो तांत्रिक ने पूरे रिचुअल्स करे, सब कुछ करा और बोल दिया कि ये भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं भागा, वो वापस से आ गया। वो आत्मा को शांति नहीं मिली, वो नहीं गया वहाँ से। तो फिर तांत्रिक से पूछा गया तो उसने बताया कि ये जो आत्मा है ना, ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में इतना दुख देख लिया था, इतना ज़्यादा दुख देख लिया था। और जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी, अपनी माँ को खोजते हुए, अपनी माँ को ढूंढते हुए, उस डेस्परेशन में, उसकी वजह से आत्मा इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि इसको वहाँ से अलग करना बहुत मुश्किल हो चुका था। आपने कई सारी हॉरर स्टोरीज में सुना होगा कि आत्माएं जो होती हैं उनकी कभी कभी कुछ आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, तो अक्सर उनकी जो आखिरी इच्छा होती है लोग उसको पूरा करते हैं ताकि उसको शांति मिल जाए और वो आराम से वहाँ से जा सके। लेकिन अब इसकी जो आखिरी इच्छा थी कोई उसे पूरी नहीं कर सकता था, इसकी माँ को वापस नहीं ला सकता था, और इसकी वजह से इस बच्चे की आखिरी इच्छा पूरी हो ही नहीं रही थी। और इसलिए वो बच्चा उस घने जंगल में हर रात को घूमता था। धीरे धीरे जब लोगों ने उसकी आवाज़ इग्नोर करना शुरू करी, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो भी धीरे धीरे गायब होने लगा। जहाँ वो हर रात को उसकी आवाज़ आती थी, अब ऐसा होने लगा कि हफ्ते में 1-2 बार उसकी आवाज़ आती है। लोगों को समझ आने लगा कि अगर हम उस जगह नहीं जाएंगे, अगर हम उसे इग्नोर करेंगे, अगर वो आवाज़ देता भी है, कुछ भी होता है, हम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो खुद वहाँ से चला जाएगा। और यही रीज़न था कि सुमन या फिर उसके पूरे गाँव वाले उस जगह नहीं जाते थे, उस जगह की बात नहीं करते थे, और अगर रात को कुछ आवाज़ आती भी है, कुछ भी होता है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। और ये फर्स्ट टाइम था जब राघव के आने के बाद कोई इंसान रात को ऐसे बाहर निकला हो। गाँव का आपको पता ही होता है, गांव शहर जैसा नहीं है कि कैफ़ेज़ खुले हैं, क्लब्स खुले या कुछ और चल रहा है, नाइट लाइफ चल रही है, कुछ नहीं। गांव में एक बार रात होती है, सब अपना डिनर करते हैं, उसके बाद सब सो जाते हैं, तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है। लेकिन जब राघव इतनी रात को वापस नहीं आया और सुमन को पता चला कि राघव अभी भी ऑफिस में ही है, अभी भी उसे काम करना है, तो समझ गया था कि रात को आने में उसको देर होगी। और जब उसे ये समझ आ गया तो उसे ये भी समझ आ गया था जब राघव उस जगह से आएगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। और इसलिए पूरे गाँव वाले सिर्फ राघव के लिए जागे हुए थे। इंसान को आइडिया हो जाता है अगर राघव उधर से आ रहा है तो किस समय पर वो पहुंचेगा, और जब वो उस समय पर नहीं पहुंचता तो ये सब लोग मिलकर राघव को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ऑल्दो इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था वो कहाँ पर है, लेकिन जब उसने ब्रेक लगाई थी ना, तो जो बहुत ज़ोर की आवाज़ आई थी वो सड़क में टायर घिसने की, उससे इन सबको पता चल गया था कि राघव कहाँ पर है।
फिर ये लोग भागते हुए जाते हैं, राघव को मिलते हैं और उसको लेकर आते हैं। ये कहानी थी जो सुमन राघव को पूरी तरीके से बताता है। राघव भी पूरी कहानी को समझता है और फिर पैकिंग उसने कर ही ली थी, अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। आज के टाइम में भी राघव NGO से जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, अलग अलग गाँव में जा रहा है, अलग अलग जगह पर जाकर अपना काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो उसने बदल दी है वो है गाँव वालों को और ज़्यादा सीरियसली लेना। अगर गाँव वालों ने किसी चीज़ के बारे में मना करा है तो राघव का कोई इंटरेस्ट नहीं है अब कि क्यों कर रहे हैं मना, क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं। कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई वो सवाल जवाब नहीं। बस अगर किसी ने मना कर दिया तो राघव अपने हाथ जोड़ता है और बोलता है ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आप बस मुझे पहले से बता देना कहाँ नहीं जाना, किस समय नहीं जाना, क्यों नहीं जाना मत बताना, बस जाना है ना जाना है वो बता देना, दैट्स इट। और फॉर्चुनेटली राघव के साथ अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस वापस से नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं। सो दोस्तों, ये थी राघव की स्टोरी, ये थी उस बच्चे की कहानी जिसकी आत्मा अभी भी उस गांव में ट्रैप्ड है। आई डोंट नो कि अभी तक है कि नहीं, क्योंकि ये कहानी काफ़ी पुरानी है। आई एम होपिंग कि उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल गई हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।